नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने आने वाले एग्जाम्स की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं और खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता दे। हम आज यहाँ आए हैं, आपके साथ मॉक टेस्ट 1 शेयर किया गया था, उसी के आंसर्स लेकर आज मैं आई हूँ और उसके आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हिंदी के हमारे एग्जाम में आते हैं 22 प्रश्न और 22 प्रश्नों के मॉक टेस्ट के आंसर चलिए शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मित्र का भाववाचक शब्द क्या है। जी, मित्र का भाववाचक शब्द बनेगा मित्रता। करेक्ट आंसर होगा सी, मित्रता। प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा है प्रतिदिन शब्द कौन से समास का उदाहरण है। जी, हमने समास किए हैं बहुत अच्छे से, तो चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। समास के हमने किए हैं 6 भेद और प्रतिदिन शब्द को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और वो उपसर्ग है प्रति। तो अब आपको हिंट मिल गया है, जिस समास में उपसर्ग या अव्यय शब्द पूर्व पद पर लगा हो, पूर्व पद यानी फर्स्ट वाले शब्द में, उसे हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद में उपसर्ग हो या फिर क्या हो, अव्यय हो, तो ऐसे समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 3, अगेन समास का, समास इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और इससे हमेशा ही परीक्षाओं में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न अलग समास के उदाहरण से है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। इनमें से हमें बहुव्रीहि समास ढूंढना है। रिकॉल करेंगे, बहुव्रीहि समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास वो समास होता है जो किसी अन्य पद को, तीसरे पद को प्रधान बताता है, यानी इस समास का नाम पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसके उदाहरण आपको बहुत सारे करवाए थे, जैसे गिरिधर। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अर्थात शिव मतलब ना ही नीला इंपॉर्टेंट है ना ही कंठ इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ फिक्स कर दिया गया है। ये वर्ड नीलकंठ वर्ड फिक्स किया गया है शिव जी के लिए, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहां पर हम देखेंगे तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजा है जिसकी, चतुर्भुज ये फिक्स कर दिया गया है विष्णु भगवान के लिए। हमेशा और हमेशा चतुर्भुज शब्द बोलते ही हम पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान, जिसका अर्थ है विष्णु, अर्थात विष्णु। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमने की है शब्दावली। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, इस प्रकार के हमने शब्द देखे हैं। तो आप सभी को याद होगा तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज, विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो है तत्सम शब्द। क्योंकि हिंदी, मैं आपको हमेशा क्लासेस में बताती हूँ, हिंदी की मम्मी है संस्कृत लैंग्वेज। तो मम्मी की बहुत सारे नए नक्श आदतें बच्चों में आ जाती है, वैसे ही संस्कृत शब्दावली के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में एज इट इज, विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनमें से संस्कृत का कौन सा शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, मुख। तो ये तत्सम शब्द है। बाकी सभी यहाँ पर तद्भव दिखाई दे रहे हैं। तद्भव यानी जिनके संस्कृत शब्दावली में थोड़ा बहुत हेर फेर करके, बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। क्योंकि कान का संस्कृत है, जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे हम ऑप्शंस को भी। कर्ण, जीभ का है जिह्वा और दांत का है दंत, तो वो सब तत्सम हो जाते, लेकिन दंत, जिह्वा और कर्ण में थोड़े बहुत हेर फेर करके नए शब्द बनाए गए, कान, जीभ और दांत, तो ये हो गए
तद्भव, परंतु मुख जो है संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये है तत्सम। जी, प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद का उचित क्रम लगाइए। आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, बिगनिंग दी गई है वाक्य की भारत जैसे, और इसी वाक्य का अंत नंबर 6 में दिया गया हो सकता है। बीच में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, य, र, ल, व। ये सारे, इनको आप इंग्लिश में बोलते हैं जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी वाक्य को टुकड़ों में बांटकर इसको सही क्रम में हमें लगाना है। तो जब हम फिफ्थ का सही क्रम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल, य, र, व। जी, परिच्छेद को उचित क्रम में लगाइए। अगेन एक और नया आपके सामने प्रश्न है, गरीब आदमी तो, आगे इस वाक्य का अंत है, उसके पास समय कहाँ से है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बीच में य, र, ल, व, 4 हमें अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। इन हिस्सों को हमें सही क्रम में लगाना है ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम हो सके। जी, तो प्रश्न नंबर 6 में सबसे पहले देखेंगे, गरीब आदमी तो अपनी रोटी कमाने में ही चूर चूर हो जाता है, और अपने सम्मान की खोज के लिए, जथा अहम की रक्षा के लिए उसके पास समय कहाँ से है। जी, बन गया बिल्कुल उचित क्रम। प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन जाएंगे व, र, य, और फिर अंत में ल। एम आई राइट? जी, सही जाएगा व, र, य, ल, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा सही जवाब। प्रश्न नंबर 7, अगेन परिच्छेद का उचित क्रम, एक और वाक्य का अंत है देश है, तो इसके सही जाएंगे एक। जी, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है, तो इसके सही जाएंगे नंबर 1, व भौगोलिक सीमा में, य एक राष्ट्रीय चेतना, ल लेकर रहने वाले व्यक्तियों, र की समष्टि ही देश है। सही ऑप्शन नंबर सी, व, य, ल, र। आगे बढ़ेंगे। जी, हमारे सामने एक परिच्छेद खुल गया है। इस परिच्छेद को हम ध्यान से पढ़ेंगे, और इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद हम आगे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। जी, आशा करती हूँ आप सभी ने ये परिच्छेद ध्यान से पढ़ा है अभ्यास के दौरान। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। जी, इसके ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं और फिर इनको हम ढूंढेंगे। एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, दोबारा जाएंगे हम परिच्छेद में, और यहाँ पर हम ढूंढेंगे एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेता है। जी, यहाँ पर लिखा है पहली ही लाइन में, ज्ञान से प्राप्त शक्ति। जी, तो एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है ज्ञान अर्जित करके। एक व्यक्ति तभी शक्तिमान होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर। तो 8th प्रश्न का, 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ज्ञान अर्जित करके। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है। सूचना का अधिकार जो हमारा है, उसे करने का मुख्य अग्र सोपान क्या है। इसके ऑप्शंस एक बार ढंग से पढ़ेंगे। जी, अब हम चलेंगे दोबारा से परिच्छेद में। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है,
सूचना का अधिकार मुझे दिखाई दे रहा है चौथी लाइन में, सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख सोपान है। यह निर्णय लेने की उस प्रक्रिया को, उसके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे, हमें कौन सा उत्तर सही लग रहा है। जी, हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतया भागीदारी करने के योग्य बनाने में, जो कि अभी रीड की थी लाइंस। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? अब हम एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, आइडिया हो जाएगा हमें, और हम फिर से चलेंगे परिच्छेद में। जी, ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऊपर से आ रही है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ लाइन में देखेंगे हम, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं लाइन में लिखा है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण, ये सातवीं आठवीं लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे लोक सेवक, विधेयक को नकारात्मक भावना से देखें, ना कि सरकार को गतिहीन करने वाले क्रूर कानून के रूप में। ये विधेयक को सरकार नागरिक अंतराफलक संबंधों को सुधारने के उपकरण के रूप में देखें। देखिए, ध्यान से पढ़िए, सरकार नागरिक अंतराफलक संबंधों को सुधारने के ऐसे उपकरण के रूप में देखे, जो लोगों को एक मित्रवत देखभाल करने वाली तथा लोगों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में परिणत हो। हमें लगता है हमें सही उत्तर मिल गया है, और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, सरकार नागरिकों के अंतराफलक संबंधों को सुधारने का उपकरण है। जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न 11 हमें बता रहा है, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशाली बनाया? इसके हम एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर हम इसको उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे परिच्छेद में। एक परिच्छेद हमारे प्रश्न पत्र में अवश्य अवश्य ही आता है। जी, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया? जी, देखिए लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कार्यपालिका विभाग, विधानमंडल और न्यायपालिका में सूचना अधिकार की अनुप्रयुक्ति के संबंध में चर्चा की है। अधिनियम को उसकी मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में न्यायपालिका अग्रणी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो न्यायपालिका करती है सार्वजनिक छानबीन के लिए खुला रहता है। यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया है, मुझे लगता है। जी, जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आयोग ने विधेयक को प्रभावशाली बनाया है कि न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री ने अधिनियम को नवोन्मेषकारी समझा और आशा की है। अब अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, हमें तो ये परिच्छेद में एज इट इज मिलने वाला है, इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जी, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे।
ये तो एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब उपरोक्त सभी को ध्यान से पढ़ना होगा। जी सभी पढ़ेंगे सभी ऑप्शंस को। जी इसका उत्तर होगा, जी सभी ऑप्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग लाइनों में। तो जब आप ये ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये सभी इसमें दिखाई देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसीलिए इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग उपर्युक्त सभी। पारदर्शिता और जवाबदेहिता राज्य के तीनों अंगों का उत्तरदायित्व होगा। ये तीन अंग कौन से हैं? ऐसा कहा गया है अंत में, परिच्छेद के अंत में, कि ये तीनों अंगों का उत्तरदायित्व होगा। अब ये पूछ रहे हैं वो तीन अंग कौन से हैं। देखिए फिर से हमें परिच्छेद में जाना है। देखिए लास्ट में लिखा है, पारदर्शिता से पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेहिता में रूपांतरण राज्य के सभी तीनों अंगों का उत्तरदायित्व होगा। अब ये तीन अंग कौन कौन से हैं? एक तो मुझे दिखाई दे रहा है न्यायपालिका है। लिखा है देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन में देखिए, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका में सूचना अधिकार की, ये हमारे राज्य के तीन अंग हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है कार्यपालिका कौमा विधानमंडल और न्यायपालिका, ये तीन अंग हैं हमारे राज्य के। देखिए उत्तरदायित्व किस पर होगा? उत्तरदायित्व यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। जी अगले प्रश्न पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, मतलब जिसका कोई दुश्मन है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह होता है अजात शत्रु। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, उसका विलोम होता है स्थूल, ऑप्शन नंबर सी स्थूल। वेरी इजी, उदय का विलोम अपोजिट विलोम शब्द होगा अस्त, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, स्वयं उपसर्ग, इनमें से हमें वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग स्वयं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्वयंभू, स्वदेश, स्वजन, स्वाभिमान। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, स्वाभिमान शब्द है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उनमें स्वयं सिर्फ स्वयंभू शब्द में दिखाई दे रहा है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जी प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं जल्दीबाजी में हम गलत उत्तर टिक कर देते हैं। एक वाक्य शुद्ध नहीं है अर्थात तीन शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दिया, शिष्य गुरु के पैर में गिर पड़े। जी ध्यान से देखने पर मुझे पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़े होता है। तो ऑप्शन नंबर डी शुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 19, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? एक वाक्य शुद्ध है। जी पढ़ेंगे, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। अरे तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए सीता ने यह कहा वाक्य शुद्ध है, बी सी डी तीनों ही अशुद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 20, संधि के कितने भेद होते हैं? हमने संधि पढ़ी है। संधि के 3 भेद हमने पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जल्दीबाजी में इसके भेद भूलेंगे नहीं। और संधि पूछा है, स्वर संधि के भेद नहीं पूछा, कहीं आप जल्दी में स्वर संधि के भेदों की संख्या लिख दें। तो ऑप्शन नंबर ए 3 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, संप्रदान कारक की विभक्ति बताओ। तो हमने कारक किए हैं, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, ये हमने जब किए थे तो संप्रदान की विभक्ति आती है। संप्रदान के लिए का के की होती है संबंध को, से जो विभक्ति ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो होता है करण और अपादान का, और को क्या होता है कर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के लिए। प्रश्न नंबर 22, शब्द के आगे लगने वाले, आगे लगकर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दांश ब्लैंक होते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगते हैं हमें अच्छे से पता है वे उपसर्ग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं जी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 22 प्रश्न हिंदी के मॉक टेस्ट 1 की आंसर की जो है मैं आपके सामने लेकर आई, हमने आंसर डिस्कस किए। आई होप आप सभी ये मॉक टेस्ट 1 कर चुके हैं, और नेक्स्ट मॉक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप उस मॉक टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और जल्दी ही उसकी आंसर की के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।